हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल लर्न मैथ विद अजय सर में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। सो गाइस, आज की हम इस वीडियो में कक्षा 9वीं की पाठ संख्या पद्धति को पढ़ेंगे तथा इसके प्रश्नावली 1.2 को सॉल्व करेंगे। गाइस, हम इससे पहले वीडियो में 1.1 को सॉल्यूशन किए थे, हल किए थे। सो गाइस, उससे रिलेटेड यदि आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप उस कमेंट से सर में दे सकते हैं, मैं उस पे वीडियो और भी अपलोड कर दूंगा। सो गाइस, चलिए वीडियो में बिना देर किए हुए आइए हम देखते हैं अपना प्रश्न एक्सरसाइज प्रश्नावली 1.2 का पहला क्वेश्चन। गाइस, यहाँ पे देख सकते हैं पहले टाइप का प्रश्न में जो दिया है वो कहा है कि नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य है, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। गाइस, इसमें कुछ कथन दिया हुआ है, कुछ वाक्य दिया हुआ है, उसको हमको बताना है और कारण भी देना है कि क्यों भाई ऐसा क्यों है, गलत है तो क्यों है और सही है तो क्यों है, दोनों का रीजन देते हुए मतलब कारण देते हुए बताना है। सो गाइस, हम पहला प्रश्न इसका पढ़ते हैं। हम देख सकते हैं गाइस, लिखा हुआ है कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। सो गाइस, सबसे पहले हम थोड़ा समझ लेते हैं। यहाँ पे प्रश्न का उत्तर देने से पहले हम जानते हैं गाइस, जो वास्तविक संख्या है, वास्तविक जो भी वास्तविक संख्या है, वास्तविक जो संख्या है ना, वो जो संख्या होती है, वो परिमेय और प्लस अपरिमेय संख्याओं से मिलकर बनी होती है। गाइस, हम जानते हैं गाइस कि जो वास्तविक संख्या होती है वो परिमेय और अपरिमेय संख्या के मिश्रण को ही हम क्या कहते हैं, वास्तविक संख्या कहते हैं। और गाइस जी पूछा क्या सवाल, बोला है कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है, तो हम क्या कहेंगे, अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या ही ना हुई, क्योंकि उसी में सारा मिक्सअप है। तो गाइस, हम इसका जवाब देंगे, इसका उत्तर हम देंगे सत्य। ये जो कथन है वो कथन है सत्य। सत्य क्यों है, क्योंकि सत्य है, सत्य है क्योंकि अपरिमेय संख्याएं वास्तविक संख्या में ही होती है। इसलिए गाइस हम कह सकते हैं कि ये कथन सत्य है, क्योंकि अपरिमेय जो संख्या होती है ना वो वास्तविक संख्या में ही होती है। यानी अपरिमेय और परिमेय को मिलाने से ही वास्तविक संख्या बनता है, यानी कि वास्तविक संख्या में ही पूरी अपरिमेय संख्या होती है गाइस। इसलिए ये कथन जो है सत्य है। आइए हम दूसरे कथन की तरफ चलते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, जो दूसरा कथन है, कथन नंबर जो दूसरा है वो कहता है कि संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु रूट m के रूप में होता है, जहां रूट m एक प्राकृतिक संख्या है। सो गाइस, हम जानते हैं कि जो संख्या रेखा होती है उस पे हम कोई यहाँ पे अगर मान लीजिए हम यहाँ पे केंद्र मान दे, यहाँ पे जो वहां स्टार्टिंग बिंदु मान दे, तो यहाँ से 1 2 3 यहाँ पे 4 ऐसा हम ले सकते हैं। तो संख्या रेखा पे हम जब देखते हैं कि यहाँ पे 1 है, फिर इसके बीच में देखेंगे तो 1.1 ही होगा, 1.1 होगा, फिर इसके बीच में 1.2 होगा, यहाँ पे देखेंगे तो 2.5 होगा। मतलब अर्थात अगर हम यहाँ पे संख्या रेखा पे हम 2 और 3 ले लें, मान लीजिए यहाँ पे अगर हम संख्या रेखा पे हम बिंदु 2 और 3 ले लें, तो 2 और 3 के बीच में 2.1 2.2 2.3 यानी 2.9 और बीच में बहुत सारे जो पॉइंट्स होंगे वो होंगे। यानी कि हम देख सकते हैं कि हम जो रूट में लें प्रत्येक बिंदु को, अगर हम मान लीजिए रूट 2 और रूट 3 ले लेते हैं यहाँ पे संख्या रेखा पे, तो यहाँ पे आप देखें तो 2.1 भी होगा, रूट 2.2 इसके बीच में होगा, रूट 2.3। चूंकि हम जानते हैं कि संख्या रेखा पे हम अनंत बिंदुओं को दर्शा सकते हैं, इसलिए अगर हम देखें तो रूट में अगर हम प्रत्येक बिंदु को लेते हैं तो यहाँ पे बिंदु में तो आ जाता है, लेकिन ये जो है 2.1 एक कौन सी संख्या नहीं है, प्राकृतिक संख्या नहीं है। क्योंकि प्राकृतिक संख्या का मतलब क्या, 1 2 3 4 यानी कि पूरा का पूरा वो नंबर होना चाहिए, पूरा दशमलव में वो नंबर नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर हम यहाँ पे देखें तो रूट में लेते हैं तो ये रूट में तो आ तो जाता है, रूट m के रूप में हो जाता है, परंतु एक प्राकृतिक संख्या नहीं हो पा रहा है। अतः हम यहाँ पे जवाब क्या देंगे गाइस, हम क्या लिखेंगे कि यह कथन क्या है, यह कथन असत्य है। क्यों असत्य भाई, असत्य इसलिए है क्योंकि प्रत्येक बिंदु, क्योंकि संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु संख्या रेखा पर प्रत्येक बिंदु रूट m के रूप में संभव नहीं है,
नहीं है जहां m एक प्राकृतिक संख्या हो, प्राकृतिक संख्या हो। जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल में पहले ही बता दिया कि रूट m के रूप में हम बिंदु को ले सकते हैं, लेकिन वो बिंदु दशमलव में भी आ जाएगा, 2.1, 2.2, 2.3, 3.5 ये सब आ सकता है। तो जो रूट में आएगा 3.5, मान लीजिए रूट में 3.5 हो गया, तो ये एक प्राकृतिक संख्या नहीं है, क्योंकि संख्या रेखा पे तो अनंत बिंदु होता है ना, यानी 3.5 की संख्या रेखा पे आएगा, जो कि एक प्राकृतिक संख्या नहीं है। इसलिए हम कह सकते हैं गाइस कि यह कथन असत्य है। आइए गाइस अगले, यह कथन असत्य है। क्यों? क्योंकि संख्या रेखा पर प्रत्येक बिंदु रूट m के रूप में संभव नहीं है, जहां m एक प्राकृतिक संख्या है। ओके, सो अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। सो गाइस देख सकते हैं तीसरा जो कथन कहता है हमारा, यहाँ तीसरा जो कथन है कि प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है क्या? सो गाइस हम जानते हैं कि जो वास्तविक संख्या होती है, जो वास्तविक संख्या होती है वो जो है परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के मिश्रण को हम क्या कहते हैं? वास्तविक संख्या कहते हैं। यानी परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को दोनों को मिला दिया जाए तो कौन सा संख्या बनता है? वास्तविक संख्या बनता है गाइस। इसलिए हम आसानी के साथ ये कह सकते हैं कि जो ये कथन दिया हुआ है वो गलत है, क्योंकि सभी संख्याएं अपरिमेय नहीं होगा, उसमें परिमेय संख्या भी रहेगी। इसलिए गाइस हम इसका बहुत आसानी तरीके से जवाब दे सकते हैं। कैसे दे सकते हैं? हम बोलेंगे यह जो कथन है असत्य है। असत्य है क्योंकि प्रत्येक वास्तविक संख्या केवल अपरिमेय नहीं होती, परिमेय भी हो सकता है। सो गाइस हम देख सकते हैं यहाँ पे कि यह कथन असत्य है। क्यों असत्य है? क्योंकि वास्तविक संख्या केवल अपरिमेय नहीं होती, परिमेय भी हो सकता है। सो गाइस अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। सो गाइस हम देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर जो प्रश्न संख्या जो 2 है वो कह रहा है क्या कि क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो परिमेय हो गई। सो आइए गाइस हम देख लेते हैं। पहले हम क्या करते हैं कि ये किसकी बात कर रहे हैं? धनात्मक पूर्णांक। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं? हल। हम 1 से 9 तक धनात्मक पूर्णांक के वर्गमूल लेते हैं, सो गाइस लेते हैं तो देखते हैं क्या क्या होता है। हम देखिए 1 ले लिए, 1 को रूट में ले लिए, वर्गमूल निकाल लिए, फिर 2 है 2 को वर्गमूल निकाल लिए, फिर 3 है 3 के वर्गमूल निकाल लिए, फिर हम 4 लिए, 4 के वर्गमूल निकाल लिए, फिर हम 5 लिए 5 के वर्गमूल निकाल लिए, 6 लिए 6 के वर्गमूल निकाल लिए। और गाइस यहाँ पे देखिए हम यहाँ पे 7 के वर्गमूल लेते हैं, 8 के वर्गमूल लेते हैं और 9 के वर्गमूल लेते हैं। सो गाइस यहाँ पे देखिए तो एक में से यहाँ रूट से ये 1 गुणे 1 के रूप में हो सकता है और निकलेगा, जो कि ये कौन सी संख्या है? परिमेय संख्या है गाइस। और उसके बाद अगर हम यहाँ पे देखें तो ये रूट 2 के रूप में ही रहेगा, तो ये कौन सी संख्या है? अपरिमेय संख्या है। इसी तरीके से देखा जाए ये भी कौन संख्या है? अपरिमेय संख्या है, क्योंकि रूट से बाहर निकलेगा नहीं, ये रूट से बाहर निकलेगा 2 गुणे 2 के रूप में। यहाँ पे 2 गुणे 2 रूप में कह सकते हैं तो 2 निकालेंगे जो परिमेय होगा गाइस, परिमेय संख्या होगा, क्योंकि हम इसे p बटा क्योंकि मैंने 2/1 के रूप में लिख सकते हैं। और हम देखें तो रूट को 5 हम बाहर नहीं निकाल सकते, रूट वाली संख्या अपरिमेय होती है, उसे बाहर नहीं निकालेंगे, ये अपरिमेय हो जाएगी, ये निकलेगी नहीं बाहर पूरी तरीके से। जो 6 है वो भी रूट से बाहर नहीं निकलेगी, ये भी कौन सी संख्या कहलाएगी? अपरिमेय संख्या कहलाएगी। और ये रूट 7 भी नहीं निकलेगा, ये भी कौन सी संख्या है? अपरिमेय संख्या है, हम इसको अपरिमेय कह सकते हैं। ये 2√2 होगा, लेकिन ये भी अपरिमेय है, √2 बच जा रहा है लास्ट में। और जो है ये 9 जो है 3 × 3 में निकल जाएगा, यानी 3 निकल जाएगा, जो कि कौन सी संख्या है? परिमेय संख्या है गाइस। इसका मतलब हम देख सकते हैं इस क्वेश्चन से हमें क्या समझ में आता है कि हमने क्या किया, 1 से लेकर 9 तक धनात्मक पूर्णांक के वर्गमूल लिया, लेने के बाद देखा है कि कुछ संख्याएं जो है परिमेय है,
यहाँ देख सकते हैं ये परिमेय है, ये परिमेय है, हम देख सकते हैं कि ये भी परिमेय है। यानी कि ये जो कथन है, जो कथन दिया हुआ है एक तरीके से असत्य है, क्योंकि सभी मतलब अपरिमेय नहीं हो रहा है, कुछ संख्याएं ऐसी हो रही हैं जो परिमेय भी हो रही हैं। तो हम क्या करेंगे कि हम इसमें क्या लेंगे, यहाँ पे देख लिया तो फिर हम नीचे लिख देंगे, यहाँ पे हम लिख देंगे आसानी से कि यह कथन असत्य है, यह कथन असत्य है, प्रत्येक धन पूर्णांक के वर्गमूल अपरिमेय नहीं होते। और एक उदाहरण लेने के लिए भी बोला है, तो उदाहरण में हम देख सकते हैं कि उदाहरण √9 या फिर हम कह सकते हैं √25। और यहाँ पे हम 25 को कैसे निकाल लेंगे, 5 × 5 के हिसाब से 5 निकल जाएगा, जो परिमेय है, बस इतना ही गाइस। यहाँ से आप आराम से समझ सकते हैं, क्वेश्चन को नोट कर सकते हैं। सो गाइस अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। सो गाइस हम तीसरा नंबर सवाल देख सकते हैं। सवाल कहता है कि दिखाइए कि संख्या रेखा पर √5 को गाइस यहाँ पे √5 को किस प्रकार से निरूपित किया जा सकता है। गाइस ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, हम इसको हल करते हैं। हल में हम क्या कहेंगे कि हम जानते हैं, हम लिखेंगे कि हम जानते हैं कि √5 को जो है हम √4+1 के रूप में लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं गाइस, पहले आप समझ लीजिए, क्योंकि हमें ऐसे दो भागों में इसको बांटना है 5 को कि जिसका आसानी से वर्गमूल निकाला जा सके। जैसे कि हम देख सकते हैं यहाँ पे कि हम दो जो 4 है ना, 4 उसको 2 को मतलब वर्गमूल का वर्ग कह सकते हैं और इसको 1 का वर्ग कह सकते हैं, यानी कि हम आसानी से इसका वर्गमूल निकाल सकते हैं। सो गाइस हम सबसे पहले क्या करेंगे कि हम लिखेंगे कि हम OA एक संख्या रेखा बना लेते हैं, संख्या रेखा खींच लेते हैं जिसकी लंबाई 2 इकाई है। सबसे पहले हमने क्या किया कि 2 इकाई को लेके एक हमने संख्या रेखा खींच लिया। उसके बाद क्या लिखेंगे, मान लीजिए हमने क्या किया, 2 इकाई का एक संख्या रेखा खींच लिया। इसकी इकाई जो है यहाँ पे मान लीजिए अगर हम इसको यहाँ पे मेन स्टार्टिंग पॉइंट मानते हैं तो 1 और 2 इकाई की हमने क्या किया, एक संख्या रेखा हमने क्या किया, बना लिया। यहाँ से यहाँ तक 2 इकाई की एक संख्या रेखा बना लिया। और उसके बाद हमारा क्या होता है, फिर बिंदु C से A पर लंब डाल देते हैं जो 1 इकाई है। गाइस मान लेते हैं 1 इकाई है, तो हम बिंदु यहाँ पे जो C है वहां से इस पे लंब डालते हैं, और जैसे ही लंब डालते हैं तो ये 90 का कोण बना लेता है। और हम कहेंगे क्या, तथा बिंदु O से C को मिला देते हैं। सो गाइस हम क्या करेंगे कि यहाँ पे अगर स्केल हमारा रहता तो हम स्केल की मदद से ऐसे आराम से हम इसको मिला देते, ऐसे करके यहाँ से लाते और यहाँ से भी फिर ऐसे मिला देते, यहाँ से गाइस आराम से मिला लेते, ऐसे हम इन दोनों को आराम से मिला देते। और अगर जब मिला देते तो हम देखते हैं कि अब ये हमारा OA यहाँ पे बिंदु और C यहाँ हमारा बन गया, जो हम कहेंगे कि मतलब यहाँ पे त्रिभुज OAC समकोण है। तो हम देख सकते हैं गाइस कि जब समकोण है तो यहाँ पे पाइथागोरस के सूत्र से, पाइथागोरस के प्रमेय से क्या है पाइथागोरस का प्रमेय, तो पाइथागोरस का प्रमेय कहता है कि OC का स्क्वायर यानी कि O और जो C का स्क्वायर है वो OA का स्क्वायर और प्लस AC का स्क्वायर को जोड़ने पे बन जाएगा। यहाँ पे देखिए इसका जो वर्ग है यहाँ 2 इकाई है और यहाँ पे 1 इकाई हमने माना है, यहाँ पे लिखा है। तो इन दोनों को क्या करेगा कि इसकी जो लंबाई होगी इसके स्क्वायर और इसके स्क्वायर के बराबर होगी। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे हमने दिया तो OC इक्वल टू रूट में 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर कह सकते हैं, यानी कि अगर हम यहाँ पे देखें तो 4 + 1 होगा जो √5 के बराबर होगा। तो गाइस हमको √5 दिखाना था और हमको ये पता चल गया कि जो इसकी लंबाई है मतलब ये जो O से C तक जा रही है
वो कितने की है, √5 की है। सो गाइस अब हम क्या करेंगे कि पर्टिकुलर को थोड़ा और आगे लेते हैं, यहाँ 2 इकाई तक लेते हैं। और देखिए सो गाइस ये है, हम क्या करेंगे कि एक लगड़ा प्रकार से हम यहाँ पे ले लेंगे बिंदु O से, और C से जो है यहाँ से हम यहाँ पे क्या करेंगे यहाँ से हम इस पे जो क्या करेंगे यहाँ पे ऐसे गोला करेंगे, और जैसे ही यहाँ पे हमारा वो प्रकार की मदद से हम ऐसे खींचेंगे तो यहाँ पे आएगा, यानी कि जो इसकी लंबाई होगी, जो इसकी लंबाई भी उतना ही होगी, क्योंकि यहाँ से हमने इसको क्या किया, केंद्र मान के, यहाँ पे हमने इसके O को केंद्र मान के, और यहाँ से हम क्या किया, लगड़ा प्रकार के से यहाँ पे हमने क्या किया, गिराया, इसको प्रतिच्छेद किया, इसको काटा यहाँ पे। तो जैसे हम यहाँ किसी बिंदु P पे काटते हैं तो वहीं पे क्या होगा कि √5 को हम दर्शा सकते हैं। यानी कि गाइस यहाँ पे हम आसानी से इसका सॉल्यूशन देख सकते हैं कि हम क्या करेंगे कि OA एक लंबी रेखा खींच लेंगे, जहाँ पे हमने अभी तक एक्सप्लेन किए कि OA का एक लंबा रेखा खींच लेंगे जिसकी यूनिट तो 2 इकाई होगी, और एक यूनिट की क्या करेंगे हम एक और लंब डाल लेंगे किसी बिंदु C से, A पे लंब डाल लेंगे, और क्या करेंगे इन दोनों को मिला देंगे, और पाइथागोरस के सूत्र से गाइस हम इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर A के स्क्वायर के बराबर हो सकता है, यानी कि OA = रूट में 4 + 1 यानी √5 होगा। यानी कि जो 5 होगा तो हमने क्या किया, समझ गया कि √5 है। हम क्या करते हैं कि यहाँ से प्रकार की मदद से यहाँ पे लेते हैं, और ऐसे हम क्या करते हैं, ऐसे करते हैं। तो जहाँ पे ये जितनी लंबाई है केंद्र मान के खींचे हैं, तो यहाँ पे भी जो रेखा यहाँ पे बनेगा, तो यहाँ पे काटेगा, तो वही बिंदु क्या होगा, √5 के रूप में होगा, यानी यहीं पे हम √5 को दर्शा सकते हैं। तो गाइस आप आराम से वीडियो को पॉज करके इसको समझ सकते हैं, और इससे रिलेटेड आपको अगर डाउट है तो मैं इस पे पूरी वीडियो बना दूंगा, जिसमें हम √2, √3 और √4 और √5 को भी हम दर्शाने सिखा देंगे। अगर आपको लगे कि ऐसे और भी सीखने की जरूरत है, अन्यथा आप इससे कर सकते हैं। अगर आपको और भी जरूरत है तो आप कमेंट सेक्शन में आके कमेंट कर सकते हैं, मैं इस पे अगेन वीडियो अपलोड कर दूंगा। सो गाइस आज के लिए बस इतना ही। अगली वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.3 को सॉल्व करेंगे। सो गाइस आज के लिए हैव अ नाइस डे। और जानते जाते मैं कहूंगा कि यदि आप मेरी वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो रही है तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि हमारे आने वाली वीडियो आप तक पहुंचे और आप उसका लाभ उठा सके, और इसे शेयर भी करें ताकि आपके साथ साथ आपके दोस्त भी इसके लाभ उठा सके। आज के लिए बस बाय बाय।